नमस्कार। आयुष्मान भव के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन वेदांत। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिले के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ और किलकारी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर कमलेश वर्मा से। और आज हम बात करेंगे जो सीजन चल रहा है, इस दौरान काफी ज्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं। खासतौर पर उनके गार्जियन की टेंशन हो जाती है कि हम अपने बच्चों की बीमारियों से, नई बीमारियों से और जानलेवा बीमारियों से कैसे रोकथाम करें कि हमको मैनेजमेंट करके बच्चे बीमार ना हो। तो इस सिलसिले में आज का पूरा डिस्कशन रखा गया है। कुछ ऑडियंस यानी कि आपके भी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण यह आज का इंटरव्यू सेशन होने वाला है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत वेलकम है आपका सर। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कमलेश वर्मा, बाकी सभी ऑडियंस को मेरी तरफ से नमस्कार। सर, सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो संचारी रोग है यानी कि जो देखा जाता है कि सीजनल बीमारी जिसको कहा जाता है, पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि सीजनल बीमारियां क्या होती हैं। सीज़नल का मतलब ये होता है कि हमारे देश में 3 तरह की ऋतुएँ होती हैं। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और बसंत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में कुछ अलग तरह के बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं, शरद ऋतु में कुछ अलग तरह के बैक्टीरिया एक्टिवेट होते हैं और बसंत ऋतु में कुछ अलग तरह के बैक्टीरिया, वायरस ये एक्टिवेट होते हैं। उसी के हिसाब से बीमारियाँ होती हैं और उसी के हिसाब से हमको बचाव करना पड़ता है, उसी के हिसाब से हमको इलाज करना पड़ता है। तो सर, अभी विंटर का सीजन समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। तो ऐसे में किस तरीके के खतरे भी बढ़ रहे हैं, किस तरीके की बीमारियों में खतरे बढ़ अभी हम एक ट्रांजिएंट फेज में चल रहे हैं। जैसे कि एक गर्मी से ठंडी से गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि मौसम में बदलाव हो रहा है। इसका मतलब कि शरीर में मौसम के बदलाव की वजह से कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। वह सबके अंदर होता है। वह चाहे न्यूबॉर्न हो, न्यूबॉर्न का मतलब नया पैदा होने वाला बच्चा हो या फिर पीडियाट्रिशियन हो या फिर बड़े लोग हों। यह परिवर्तन सब में देखने को अमूमन मिलता है। तो इसमें कुछ बीमारियां जो सक्रिय रूप से इस सीजन में होने वाली हैं, किस तरीके की बीमारियां आप प्रैक्टिस में देख पा रहे हैं? अभी आजकल मौसम परिवर्तन की वजह से कुछ वायरसेस एक्टिवेट हुए हैं। अब ये वायरसेस कुछ वायरस ऐसे हैं जो कि सर्दी, खाँसी, निमोनिया के रूप में चेस्ट में इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो बारिश थोड़ी-सी अभी बीच में हुई है, तो वो क्या है कि बारिश होने की वजह से कुछ वायरसेस जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, अमूमन जो रोड पे सफाई नहीं होती है, उसके वजह से ये वाटर वॉश हो कर के ज़मीन में जाते हैं। वो फिर वाटर जो होता है वो पीने के पानी में जाता है, उससे कुछ डिजीज़ डायरियल डिजीज़ेज़ के रूप में होते हैं। तो अभी अमूमन जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वह साँस की बीमारियाँ, मौसम परिवर्तन की वजह से, एक्यूट डायरियल डिजीज़, वो बरसात की वजह से, बाकी कुछ वायरस भी इस समय एक्टिवेट हुए हैं ये, बाकी कुछ टाइफाइड भी इस समय अच्छे खासे मात्रा में हम लोगों के अस्पताल में आ रहे हैं। अच्छा, देखा जाए तो जैसे कि आपने बताया कि डायरिया हो गया या फिर डायरिया हो गया या फिर टाइफाइड का केस हो गया। इस सिचुएशन में ये जानलेवा तक हो सकता है। यह बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में हम समझेंगे कि इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर पाएँ? एक पेरेंट्स होने के नाते हम बच्चों में किस तरीके से देखभाल करें ताकि ये सब बीमारियाँ से बचाव हो सके? देखिए, किसी भी बीमारी के लिए 3 फेज़ होते हैं। एक तो रिस्क फैक्टर को आने नहीं देना, मतलब कि वह बीमारी आपके पास आए ही नहीं। पीएसएम में हम लोग पढ़े हैं सबसे पहले कि सबसे पहले किसी बीमारी को रिस्क फैक्टर को रोकना है। वो किसी भी बीमारी में डायबिटीज़ है, शुगर है, हाइपरटेंशन है, किसी भी बीमारी में रिस्क फैक्टर को रोकना है। जैसे कि लोग कहते हैं कि शुगर है, मोटापा नहीं आने दो। शुगर है, दौड़ करके अपना एक्सरसाइज़ करके अपना वो बनाओ। ऐसे हर बीमारी में पहले रिस्क फैक्टर को आने देना है, रोकना है। अगर रिस्क फैक्टर को हम नहीं रोक पाए, तो फिर सेकंड फैक्ट होता है कि बीमारी को ना आने दें, प्रिवेंशन। और उसके बाद अगर फैक्टर आता है तो फिर हमको उसको ट्रीटमेंट में जाना होता है। तो प्राइमरी सबसे बढ़िया है कि रिस्क फैक्टर को हटाइए, रिस्क फैक्टर आ गया तो उसके बाद उसको प्रिवेंट करके रोक लीजिए, प्रिवेंट नहीं आए तो देन वी विल गो फॉर ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, डायरियल जो बीमारियां होती हैं उससे हम अपने नवजात, अपने बच्चों का रक्षा कैसे कर पाएं? देखिए, डायरिया जो है 3 तरह से होती है। एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, एक वायरस की वजह से होती है और एक पैरासाइट जो अमीबा तरह के होती है। अब डायरिया का मेन कारण जो होता है, अब इसमें मेन कारण तो ये तीनों हमने बता दिया। अब सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य है कि हम रिस्क फैक्टर को रोकें, कि वो हो ही ना। तो पहले हम शुरुआत करते हैं नवजात बेबी से।
नवजात बेबी को कोशिश करना चाहिए कि 6 महीने तक माँ का दूध पिलाया जाए, जिससे माँ के दूध से डिफरेंट तरह के एंटीबॉडीज़ आते हैं, डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं। यह माँ के बच्चे को निमोनिया, डायरिया दोनों से बचाते हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है कि अब बीमारी, अच्छा, उसके बाद सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन में ऐसा कि हैंड वॉश किया जाए। खाना जो है वो एक इन्फेक्टेड ना हो पाए। मुझे लगता है डायरिया जैसी बीमारी में सबसे ज़्यादा सैनिटाइजेशन रोल अदा करता है, सबसे फर्स्ट स्टेप सैनिटाइजेशन। अब देखिए, सैनिटाइजेशन का ब्रीच का मतलब टूटता कहाँ है? छोटा बच्चा है, छोटे बच्चा क्रॉल कर रहा है। क्रॉल का मतलब होता है कि रेंगना, माँ बन के चलना बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा ज़मीन पे है, वहाँ पे क्या हुआ कि कभी आदमी के फीकल मैटर मतलब लैट्रिन का थोड़ा-सा पार्ट कहीं रह गया, कहीं पशुओं का पार्ट रह गया, बच्चे ने हाथ में ले लिया, खा लिया, वो एक बड़ा रीज़न गाँव में होता है। दूसरी चीज़ होती है कि माँ-बाप के एंड में कि खाना खिलाने के पहले हर बार हाथ धुल के ही खाना खिलाना होता है। खाना बनाते समय भी ध्यान रखना होता है कि पूरी तरह से साफ-सुथरा करके ही खाना बना करके ही बच्चे को खिलाएँ। मेन चीज़ यही है कि हम हैंड वॉश, हाथ धुलें, खाना तरीके से करें। बच्चा क्रॉल कर रहा है तो अगल-बगल रहें कि ऐसी जगह पे क्रॉलिंग नहीं रोकना है, क्योंकि वो तो नेचुरल फिनोमेना है, एक एक डेवलपमेंटल पार्ट है। वो 8 से 9 महीने में आना है, लेकिन उसको एक ऐसे जगह पे क्रॉल कराएँ कि जहाँ पे सफाई रहे। बिल्कुल तो जैसे कि सर ने बताया कि क्रॉल करना यानी माँ बन के चलना वो उसका फिजिकल रिक्वायरमेंट है, उसके विकास के लिए काफी ज्यादा योगदान देता है और इसमें आपकी जिम्मेदारी आ जाती है क्योंकि जब एडल्ट हो जाते हैं तब हमारे ऊपर दायित्व आ जाता है कि हम अपने आप को किस तरीके के सैनिटाइज कर रहे हैं। लेकिन बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनको सैनिटाइजेशन का पूरा पाठ पढ़ाना संभव नहीं हो सकता है, तो ऐसे में अपना बचाव बच्चों के लिए खुद ही करना जरूरी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित करनी जरूरी है। तो डायरियल जैसी बीमारियां और मुझे लगता है कि डायरिया और टाइफाइड लगभग सिमिलर ही केस ये प्रिवेंशन होता है। अभी हम, हाँ, ये प्रिवेंशन यही है। अभी हमने कहा कि अभी ये हमने रिस्क फैक्टर को नहीं आने दिया। अब रिस्क फैक्टर से रोकना कैसे है? तो आजकल हमारे पास वैक्सीनेशन बड़े अच्छे आ गए हैं। टाइफाइड के लिए भी वैक्सीनेशन बड़ा प्रभावी आ गया है। पहले टाइफाइड का वैक्सीनेशन हर 3 साल पे लगता था। अभी टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन है जो कि लाइफ में 1 से 2 बार लगाइए, टाइफाइड की संभावना बहुत अच्छी हो जाती है। रोटा वायरस के वैक्सीन आ गए हैं। रोटा वायरस के वैक्सीन भी आजकल रोटा वायरस में बड़ा प्रभावी हैं। तो और रोटा वायरस इंडिया में अभी हमने लेटेस्ट डाटा चेक किया था, तो डाटा में दिखा रहा था कि 25 लाख लोग डायरिया से मरे हैं इंडिया में। और अभी 2001 में ऐसा था, 2012 का डाटा एनालिसिस किया गया तो केवल 15 लाख लोग डायरिया से मरे हैं। तो कुल मिला-जुला कर के जो वैक्सीनेशन फैसिलिटी हुई है, वह बड़ी कारगर हुई है। कहीं ना कहीं हम बचाव की तरफ जा रहे थे, अब हम होम ट्रीटमेंट में कहाँ जाएँ? होम ट्रीटमेंट में क्या करें? तो क्या होता है कि डायरिया के 3 फॉर्म। एक स्टेप यहाँ पर हम मेंशन करना चाहेंगे कि आप ट्रीटमेंट का होममेड ट्रीटमेंट बताएं लेकिन उसके लिमिटेशन भी बता दें ताकि ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग जो है इंटरव्यू को देखकर और घर पे ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें। हुँ। सबसे पहले हम बताएँगे कि क्या-क्या साइन है, किस-किस साइन में घर पे ट्रीटमेंट करना है और किस-किस साइन में किस-किस उसमें कि आपको अस्पताल में जाना है। डायरिया में 3 स्टेजेज़ होते हैं। अच्छा, डायरिया में 3 स्टेज, एक तो होता है कि सम डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कोई कमी नहीं है। एक होता है कि मॉडरेट डिहाइड्रेशन जिसमें कि पानी की थोड़ी-बड़ी कमी होती है। तीसरी होती है कि बच्चे में पानी की बहुत कमी हो जाती है। अब घर वालों को इसी में ध्यान देना है। अगर बच्चे को दस्त हो रहा है और बच्चा अलर्ट है, खेल रहा है, कूद रहा है, तो इसका मतलब मॉडरेट डिहाइड्रेशन है। ओआरएस का घोल पिलाया जाए, घर पे रखा जाए। इसके अलावा केवल ओआरएस के घोल के अलावा हमको एक चीज़ और ध्यान देना है जो बड़े हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ा भ्रामक कुछ चीज़ें हैं कि क्या हम दूध दें कि नहीं दें? लैट्रिन ज़्यादा हो रहा है, खाना दें कि नहीं दें? तो हम ये कहेंगे कि खान जितने भी न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, खाना सब चीज़ देना है। दूध भी प्रचुर मात्रा में देना है, खाना भी प्रचुर मात्रा में देना है और दूध भी बीच-बीच में देते रहना है। कुछ चीज़ें अवॉइड करते हैं जैसे रेड मीट नहीं दे सकते हैं। इवन व्हाइट मीट दे सकते हैं। व्हाइट मीट का मतलब कि चिकन, ये भी दे सकते हैं, फिश भी दे सकते हैं डायरिया में डायरिया में। डायरिया का एक ही नहीं है कि रेड मीट नहीं देना है। रेड मीट का मतलब बकरे का मीट नहीं देना है और आपको ये बड़े जो व्हाटएवर मतलब बीफ नहीं देना है, ये सब नहीं देना है।
इवन आप मॉडरेट डायरिया, सम डायरिया में सब दे सकते हैं। लेकिन मेन जो रिकमेंडेड है उसमें ब्रेड बोलते हैं। ब्रेड का मतलब बनाना, आर का मतलब राइस, ए का मतलब एप्रिकॉन, एप्पल और टी का मतलब टोस्ट। ये चीज़ें डायरिया में दे सकते हैं। लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि माइल्ड डायरिया। माइल्ड डायरिया का मतलब बच्चा अलर्ट है, खेल रहा है, लेकिन लूज स्टूल कर रहा है, तो ओआरएस और जिंक का सप्लीमेंट दे सकते हैं, घर में दे सकते हैं। लेकिन अगर मॉडरेट डायरिया आया, तो मॉडरेट डायरिया का मतलब कि बच्चा नहीं, थोड़ा कंडीशन का बड़ा थोड़ा-सा अंतर है कि बच्चा खूब पानी पिएगा, रोएगा, पानी पिएगा, रोएगा, पानी पिएगा, रोएगा, पानी पिएगा। अब बच्चा रोने लगा, तो लगता है कि अरे रो रहा है, रो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, रो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। जबकि बच्चा प्यास से परेशान है, तो यहाँ पे फिर आपको ओआरएस दे करके, पानी पिला करके डॉक्टर से कॉन्टैक्ट सलाह ले ही लेना चाहिए। हाँ, सीवियर में बच्चा एकदम सुस्त हो जाएगा, तो आपको सीधे अस्पताल लेके जाना है। सीवियर का मतलब मॉडरेट में अस्पताल में लेके जाना है, सीवियर तक का नौबत नहीं आने देना है। सीवियर में कुछ कंडीशन खराब भी हो सकता है हॉस्पिटल तक जाना। हॉस्पिटल तक जाने में समस्या ठीक है सर, अब जो है कुछ दर्शकों का हम ले लेते हैं सवाल। हमारे पास जावेद साहबुद्दीन ने पूछा है, छोटे बच्चों में हाइट का ना बढ़ना एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्या इसके लिए कोई बेहतर उपाय है? देखिए ये हाँ, यह एक सही बात है कि एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है, समस्या नहीं कह सकते, कंसर्न है। तो हाइट के लिए बहुत चीज़ें होती हैं। हाइट के लिए सबसे पहले तो हमको देखना था माँ का हाइट कितना है, फादर का हाइट कितना है, फिर बेटे का हाइट कितना है, उस हिसाब से हम हाइट वो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा और भी कई परेशानियाँ होती हैं, तो वो अस्पताल में आकर के ही बताया जा सकता है कि ये हाइट जो है सही में डिफिशियंसी है, हाइट की कमी है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल है, या जेनेटिकल है, या फिर पैथोलॉजिकल है। तो भैया आप जब गूगल करेंगे तो आपको ढेर सारे जानकारी मिल जाएंगे कि आपको हाइट कैसे बढ़ाने हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात अलग सुनने को मिली कि आप यहाँ पर डॉक्टर से चूंकि डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो जानकारी है वो पूरक मिल रही है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि हर एक व्यक्ति की बॉडी के अनुसार या उनके अनुवांशिकी गुण के अनुसार उनके जो हाइट है वो डिसाइड होती है। ऐसे में हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से मिलने के बाद ही डिसाइड हो सकता है कि उनको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हैं या नहीं है, और उनकी हाइट का क्या कुछ रीजन है। दूसरे लोग का भी ले लेते हैं। पूजा सेन हमारे साथ में एक दर्शक है, उन्होंने पूछा है, किसी नवजात शिशु की माँ का दूध नहीं मिल रहा हो तो वह बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है? सीधे शब्दों में कहें कि अगर कोई माँ लैक्टेशन नहीं कर रही है, उस सिचुएशन में उनका भी टेंशन होता है कि हमारा बच्चा कुपोषित ना हो, तो बाहरी दूध को किस तरीके से वो मैनेजमेंट करे कि उनको कुपोषण ना हो? देखिए, माँ का दूध सही बात है कि सर्वोत्तम आहार है और 6 महीने तक तो देना ही चाहिए। अगर माँ का दूध नहीं आ रहा है, तो पहले तो प्रयास करें, कुछ दवाइयाँ हैं जो माँ का दूध बढ़ा सकती हैं। उसके प्रयास के बाद भी अगर दूध नहीं होता है, तो हम लोग प्रेफ़र करते हैं गाय या भैंस का बिना पानी मिलाए दूध देना। वैसे हाँ, बिना पानी मिलाए। यहाँ पर आप बता रहे हैं बिना पानी मिलाए, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर उसमें पानी नहीं मिलाया जाता तो उनको डायरिया के खतरा हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। नहीं, नहीं, ये कुछ भ्रांतियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुमार मद्देसिया पूछे हैं कि श्रीमान जी, 6 महीने की बिटिया है जिसे हफ्ते में 1 बार बुखार आता है, सूखी खाँसी रहती है और रात्रि के समय सूखी खाँसी रहती है और 1 बार हफ्ते में बुखार हो जाता है। रमेश जी, मैं आपको एक सलाह दूँगा कि रात्रि में सूखी खाँसी हो रही है, दूसरा खाँसते-खाँसते बच्चा उल्टी कर दे रहा है और रात्रि में ही हो रही है, तो कहीं न कहीं सीने में इन्फेक्शन हो रहा है, जकड़न हो रही है। मुझे मेरे राय से आपके जानकारी में जो भी बच्चों के अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे एक बार सलाह लेना चाहिए। सूरज शर्मा हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है कि हमारी एक भांजी है, उसको हर 2 महीने पर 1 बार बुखार आता है और वो 2-3 दिन रहता है और 104 डिग्री तक रहता है। तो यह किस वजह से हो सकता है इस तरीके से बार-बार फ्रीक्वेंस? कितने दिन की बच्ची है? 3 साल। 3 साल की बच्ची है। देखिए सूरज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुखार होना, बार-बार होना अपने आप में समस्याएँ हैं और 3 साल के बच्चे में तो कई बीमारियाँ हो सकती हैं और चूँकि बार-बार बुखार आ रहा है तो अब पता नहीं आपने क्या-क्या जाँचें कराई हैं। जाँचें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अब टीबी हो सकती है, पेशाब में इन्फेक्शन हो सकती है और भी डिफरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक आपके नज़दीक में जो भी पढ़े-लिखे डॉक्टर हैं उनसे सलाह लीजिए और शायद मुझे लगता है कि इसको एक प्रॉपर वर्कअप की ज़रूरत है, करा लेना चाहिए। जैसे कि अब देखिए कि जो डिस्कशन है हमारा पूरा रोकथाम पर है
और जो सवाल आपने पूछे हैं वो ऐसे सवाल हैं जो डॉक्टर इन देखने के बाद से ही, समझने के बाद से, रिपोर्ट्स देखने के बाद से ही आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं या फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से। सर, फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं और जैसे डायरिया पर बात हो रही है, सर्दी खांसी भी बहुत आम हो जाता है क्योंकि सीजनल चेंजेस होते हैं, तो उसका क्या वजह है और उसको कैसे हम बचा सकते हैं? देखिए, सर्दी खांसी में भी सबसे पहला बचाव ही है। बचाव में क्या है कि हैंड वॉश। छोटे बच्चे तो हैंड वॉश करेंगे नहीं, लेकिन बड़े बच्चों को हैंड वॉश सिखाना है, पहला काम। दूसरा काम ये है कि हमेशा नाक, आँख, नाक, मुँह, कान टच करने से हाथ से बचें। तीसरा बात ये है कि अगल-बगल किसी को अगर सर्दी-खाँसी हो रही है, छींक रहा है, उससे दूरी बना के रखें। ये मेन 3 चीज़ें हैं। तो इन 3 चीज़ों का यानी कि पर्सनल हाइजीन के साथ-साथ अपने बच्चों का भी हाइजीन का आप ध्यान रखना शुरू कर दीजिए और हमको लगता है कि तमाम जितनी बीमारियाँ हैं उसका आधा सॉल्यूशन तो यही है कि अपने आप को हाइजीनिक रखना और एनवायरनमेंट को हाइजीनिक रखना। आम तौर पर देखा जाता है कि कई बच्चों को हर तरह से ट्रीट देखा जाता है, केयर किया जाता है, उसके बावजूद बार-बार उनको समस्याएँ इस तरीके की रहती हैं। उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? हाँ, मैं इस पे ज़रूर बताऊँगा कि आजकल इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन बहुत सफल है। यह 6 मंथ पे लगता है, फिर 7 मंथ पे लगता है और इन्फ्लुएंज़ा का सीज़न आने के हर साल एक लगता है और वो बहुत ही प्रभावी है। मुझे लगता है कि सबको लगवाना चाहिए। इससे बहुत अच्छा रोकथाम बच्चों के वायरल डिज़ीज़ में हो जाती है। अपना चूँकि मैं अपने एरिया के बारे में बताऊँगा कि अपना एरिया तराई एरिया है और यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और लगभग हर घर में, हर बच्चा लाइफ़ में साल में भी कह लें 1-2 बार ज़रूर सर्दी, खाँसी, बुखार से पीड़ित होता है और हमने देखा है कि घर लोग के लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं और एक बार नज़रअंदाज करते हैं, शुरू में सर्दी, खाँसी हुई, उसके बाद साँस में जकड़न हो गई, उसके बाद दम चलने लगा, तो इसको हमें बहुत ध्यान देना होगा। ध्यान क्या देना है कि कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सर्दी, खाँसी हो, उसके कपड़े उठाइए, सीने पे देखिए और कितने मिनट में अगर 1 महीने से ज़्यादा 6 महीने तक है, 60 से ज़्यादा बार साँस ले रहा है और अगर 1 साल से है, 40 से ज़्यादा दे रहा है और अगर 5 साल का है, 30 से ज़्यादा साँस ले रहा है, तो तुरंत अस्पताल में संपर्क करना है। तुरंत अस्पताल में संपर्क करिए। तो तमाम सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे साथ थे डॉक्टर कमलेश वर्मा, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, किलकारी हॉस्पिटल के निदेशक हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा और उम्मीद है इस पूरे डिस्कशन से आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जाते-जाते आपसे कहेंगे कि घर पे डॉक्टर न बने। अगर कुछ आपको ऐसा लगे कि सीवियर कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशन भी है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर ले लें। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर अगले हफ्ते किसी खास मेहमान के साथ आपसे मुखातिब होंगे। जय हिंद।